नाउ वी विल मूव फर्दर। अब कंपटीशन ने थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या किया वो देखेंगे। मैंने कहा था कि जो मिडिल प्रोड्यूसर थे, जो थोड़ा बहुत अपना बिजनेस चला पाते थे, वो लोगों का क्या हुआ। ऐसा एक एग्जांपल रवि का यहाँ पे दिया हुआ है, जो कैपेसिटर बनाता था और उसके यहाँ 20 वर्कर्स काम करते थे। तमिलनाडु में एक जगह है दैट इज होसर, वहां पर ये अपनी यूनिट चला रहा था। लेकिन 2001 के बाद WTO के साथ एग्रीमेंट करने के बाद गवर्नमेंट ने जो कैपेसिटर्स है उसको इंपोर्ट करने का जो रेस्ट्रिक्शन था वो एलिमिनेट कर दिया। अब क्या कंपनियां जो कैपेसिटर आप जानते हो, हाउ मेनी ऑफ यू नो द वर्ड कैपेसिटर मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 लोग जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है, बाकी लोगों को नहीं मालूम है कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, पंखे में आपने देखा होगा कभी कभी पंखा बंद हो जाता है तो जो मैकेनिक आता है उसके अंदर गोल गोल ऐसा डब्बे जैसा लगा होता है, उसको वो निकाल के दूसरा लगा देता है, आपका पंखा चालू हो जाता है। इसको कहते हैं कैपेसिटर। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ऐसे छोटे बड़े कैपेसिटर्स लगते हैं। दे इनहेंस द स्पीड, वो स्पीड वगैरह सबको इनहेंस करने का काम करते हैं। ये जो कैपेसिटर्स है ये रवि बनाता था और 2001 तक वो काफी अच्छा प्रोडक्शन करता था और 20 वर्कर उसके यहाँ काम करते थे। जब ये WTO के साथ एग्रीमेंट हो गया तो जो कंपनियां थी भाई, जो टीवी बना रही थी कंपनियां, उनको भी कंपटीशन झेलना पड़ा, क्योंकि जो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने लगे थे, जो नए प्रोड्यूसर आए थे वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, जो पुराने थे वो अपना वही बॉक्स वाला टीवी बना रहे थे। अब टीवी कंपनी जो थी, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम वगैरह बनाने वाली जो कंपनियां थी, उनको भी एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाने पड़ रहे थे। इसके लिए उनको क्या चाहिए था? एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए थी। इसके लिए वो लोग क्या करने लगे कि सीधे सीधे असेंबल ही पूरा प्रोडक्ट बाहर करवाने लगे। फिर वो असेंबल्ड प्रोडक्ट पूरा, उसका जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, वो लोग इंपोर्ट करने लगे और यहाँ पे खाली उसको फिटिंग करते थे। आज भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके सारे प्रोडक्ट जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं और यहाँ कंपनियां सिर्फ उसको फिट करती है, फिट करके चीज बना देती है। इवन ऑटोमोबाइल्स में भी, कार में भी ऐसी होती है कि बाहर से आते हैं या अपने ही कई यूनिट्स में वो बनते हैं सारे पार्ट्स और वो उन यूनिट से असेंबलिंग वाली जगह पर आते हैं और वहां पर पूरी फिटिंग होती है और वहां पर आपकी कार रेडी होकर निकलती है। तो ये जो कंपनियां थी इनको ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने क्या किया, बाहर से मंगाना शुरू किया। अब कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ के जो लोकल सप्लायर से लेंगे प्रोडक्ट, कोई भी रॉ मटेरियल, उससे सस्ता आपको इंपोर्ट वाला पड़ जाता है, उससे चीप आपको इंपोर्ट वाला पड़ जाता है। आप लोकल अपने वेंडर के पास जाइए और एक टी शर्ट देखने के लिए कहिए। आप अगर एक ढंग का टी शर्ट लेने जाएंगे तो 700, 600, 650, 500, 450 तक का मिलेगा, और वही आप नेट पर सर्च करेंगे तो शायद 250, 350 में वो वैसा ही टी शर्ट आपको लगभग मिल जाएगा, लगभग वैसा ही टी शर्ट आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप 350 वाला ही लेंगे ना, उसको 650 तो देंगे नहीं ना दुकान वाले। अब दुकान वाले को 650 क्यों है? क्योंकि उसको अपने दुकान को मेंटेन करना है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका किराया है, स्टॉक कर रहा है, उसका पैसा लगता है। फिर उसके बाद में उसने अपने यहाँ 2-3 वर्कर रखे होंगे तो उनकी पेमेंट, सैलरी वगैरह देनी पड़ती होगी, तो इसलिए उसको वो सब अपने प्रोडक्ट में ऐड करना है। तो ये जो कंपटीशन जब आया तो टीवी कंपनीज ने छोटा शॉर्टकट वेज लेना शुरू कर दिया ताकि उनकी कॉस्ट कम से कम हो। तो इसीलिए कैपेसिटर्स है, बैटरीज है, प्लास्टिक टॉयज है, टायर्स है, डेयरी प्रोडक्ट है और वेजिटेबल्स, ऑयल वगैरह है, इन सब के मार्केट जो मिडिल टाइप के प्रोड्यूसर्स थे उनको अपनी यूनिट्स बंद करनी पड़ी, या उनका प्रोडक्शन जो था, जैसे रवि का भी हाफ हो गया और उसके आप खाली 5 वर्कर ही काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत से प्रोड्यूसर्स की हो गई कि उनका बिजनेस बहुत डाउन हो गया। सेकेंड जो आया, अनसर्टेनिटी आई एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई है वो रेडीमेड गारमेंट की। पहले रेडीमेड गारमेंट में जो मास्टर्स होते थे, कटिंग मास्टर होते थे, वो काम करते थे, जो सिलाई वाले लोग होते थे वो काम करते थे। तो पहले ऐसा होता था कि जो सिलाई मशीन होती थी वो पैरों से चलानी पड़ती, बाद में उसमें मोटर लगने लगी। तो जो वर्कर काम करते थे उनको यूनिट के ऊपर पैसा मिलता था, कितने शर्ट्स बना लिए, कितने पैंट्स बना लिए, कितने सिल लिए ट्राउजर। कटिंग मास्टर को कटिंग के ऊपर पैसा मिलता था, कितने ड्रेस उसने उन्होंने कटिंग कर ली, तो उनको बहुत अच्छी इनकम हो जाती थी।
दूसरे जो सिलाई करने वाले लोग होते थे उनकी परमानेंट जॉब होती थी, तो उनको प्रोविडेंट फंड भी मिलता था, उनको इंश्योरेंस भी मिलता था, उनको मेडिकल लीव भी मिलती थी, उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी ओनर की तरफ से मिलती थी। जब एमएनसीज के साथ ये कोलैबोरेशन हो गया कि भाई अब लेबर को परमानेंट नहीं रखेंगे, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकते हैं, तो रेडीमेड गारमेंट में भी वही हुआ। कई ऐसी कंपनियां थी जो छोटी थी तो वो बंद हो गई, अब आप चले दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए। जैसा कि इसमें एग्जांपल दिया है सुशीला का, वो दूसरी जगह काम ढूंढने गई तो उसको 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस जॉब मिला, और वहां पर भी जो जॉब की सैलरी थी वो आधी थी, वहां भी उसको परमानेंट नहीं है, कई सालों से वो काम कर रही है लेकिन वो परमानेंट नहीं है। दूसरा एक और प्रॉब्लम आया कि पहले जो वर्कर्स ओवर टाइम करते थे तो ओवर टाइम में डबल सैलरी मिलती, जैसे नॉर्मल पूरे डे में आपको 100 रुपए घंटे के मिलते हैं, तो आप जब ओवर टाइम करते हैं तो आपको 200 रुपए घंटे मिलेंगे, ऐसी पॉलिसीज थी। तो वर्कर्स ओवर टाइम भी खुशी खुशी करते थे। अब स्थिति ये हो गई कि जब एमएनसी जो है वो ऑर्डर करने लगी चीप रेट पर, उनको कम से कम कॉस्ट वाले प्रोडक्ट चाहिए थे, तो जो कंपनियां यहाँ से माल सप्लाई करना चाहती है वो क्या करेंगी, वो तो यही सोचेंगे कि हमको कुछ ना कुछ कॉस्ट रिड्यूस करनी है। तो कुछ लोगों ने वर्कर्स कम किए, कुछ लोगों ने वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे रखना शुरू किया, और वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के साथ साथ जो ओवर टाइम होता है उसका कोई मुआवजा उनको मिलना बंद हो गया, कुछ भी नहीं मिलता था, उनको देर तक काम करना पड़ता था, वरना उनको कह दिया जाता था आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट था ऐसे सेक्टर में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो था हमारा एम्प्लॉयमेंट, वो टोटली अनसर्टेन हो। द वर्कर्स आर नॉट इन द पोजिशन कि उनको लगे कि मेरी नौकरी पूरे हमेशा रहेगी, कभी भी उनको निकाला जा सकता। दिस इज व्हाट 3-4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट दैट ग्लोबलाइजेशन हैज डन टू आवर इकोनॉमी और टू आवर पीपल। थैंक यू।